जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। कुछ प्रश्न हल करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होंगे और आपकी जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे। तो हिंदी की क्लास चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? प्रश्न कह रहा है रामायण किसने लिखी है? रामायण के रचयिता कौन है? आपका उत्तर होगा क्या तुलसीदास, वाल्मीकि जी, सूरदास, कालिदास। रामायण के जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। बी फॉर बॉल आपका सही उत्तर होगा। बी फॉर बॉल सही होगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास जो है, गोदान के लेखक कौन है? क्या महादेवी वर्मा जी हैं, क्या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं? गोदान जो है यह उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छे, सादगी से भरपूर लेखक थे। ये उनकी कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रश्न कह रहा है लोक उक्ति का मतलब क्या है? मुहावरा, कहावत, नीति वचन या पहेली? इसे अगर हम कहावत कहेंगे। कहावत लोगों के द्वारा कही गई बातें लोकोक्ति के अंतर्गत आती हैं। लोग जैसे किसी बात को लेकर एक कहावत बना देते हैं, वही लोकोक्ति है। साधारण सा ये बिंदु है। अगला प्रश्न, नीलकंठ शब्द में नीलधन कंठ बराबर नीलकंठ शब्द में कौन सी संधि है? क्या आयादी संधि होगी, यण संधि होगी, या गुण संधि होगी, या स्वर संधि होगी? नीलधन कंठ, नील धन कंठ बराबर नीलकंठ। यदि हम नीलकंठ की बात करते हैं तो उसमें आपकी होगी गुण संधि। अभी संधियों के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, एक क्लास लेकर आएंगे, तो उसमें संधियों के बारे में समझाया जाएगा। साधारणतः आपको मालूम है नीलकंठ अगर शब्द आता है और आपसे संधि पूछता है तो आपको उत्तर चाहिए गुण संधि। नीलकंठ में गुण संधि है। राम ने भोजन किया, एक वाक्य दिया गया, राम ने भोजन किया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि वाक्य में कोई कार्य का होना पाया जाता है वही क्रिया होती है। यदि कोई कार्य होना सिद्ध हो रहा है वही क्रिया है। राम ने भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या राम है? भोजन है तो कर्ता हो गया, किया। हाँ, किया। राम ने भोजन किया, ये जो किया है यही क्रिया है इस वाक्य की, यही क्रिया है। भोजन करने की क्रिया मतलब भोजन, राम ने भोजन किया, भोजन जो किया वही क्रिया है इस वाक्य की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। जल का पर्यायवाची शब्द है। जल, वारी, अंबु, तोय, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर धरा है, धरा मतलब धरती होती है, वार मतलब जल, नभ आकाश होता है, सूर्य, सूरज जिसे कहते हो आप, तो साधारणतः स्पष्ट हो गया होगा
कि जल का पर्यायवाची वारी होगा, वारी, वारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा? अकबर कौन थे? ये एक मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। इनके बारे में एक किताब लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अकबरनामा, अकबरनामा। अब ये लिखी किसने थी? उनका एक, इनके नवरत्न थे, उनमें से एक था अबुल फजल, बहुत अच्छा लेखक था, कहते हैं अबुल फजल, अबुल फजल ये लेखक था। तो अबुल फजल जो होगा आपका अकबरनामा का लेखक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी वो साधारणतः जो है अकबर की जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयल कुहू कुहू करती है में कौन सा अलंकार है? कोयल कुहू कुहू करती है, कोयल कुहू कुहू करती है, जो वाक्य दिया गया इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है या श्लेष है? कुहू कुहू, कुहू कुहू शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार आएगा, क्योंकि कुहू कुहू का जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम है। यदि अलग अलग हो तो यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब उसकी बोलने की भाषा है कुहू कुहू वो कर रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न, राम रावण युद्ध किस रस से संबंधित है? मतलब रामायण का जो युद्ध है वो किससे संबंधित है, कौन सा रस है उसमें? ये राम रावण का युद्ध है, राम ने रावण का वध किया, लड़ाई लड़ी, लंका का विनाश किया, मतलब जो भी था वो वध किया, युद्ध हुआ, उसमें कौन सा रस है? क्या करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस है या अद्भुत रस है? राम रावण का जो युद्ध है ये वीरता से परिपूर्ण है, इसलिए यहां वीर रस आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। वीर रस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भीषण पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यदि कहीं पर ये उदाहरण आता है तो वहां पर भी आपका वीर रस होगा, वीर रस। क्योंकि रामायण में जो है राम जी के वीरता और रावण के पराक्रम का जो है उल्लेख किया गया है, और जो भी हमने बताया चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भीषण पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यदि इसमें राणा प्रताप जी के जो हमारे सम्राट रह चुके हैं इनकी वीरता के गुणगान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा वीर रस। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता कौन है? ये कक्षा 5 की एनसीईआरटी बुक में मिलेगा हिंदी की। अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें एक ये डायलॉग भी, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो वहां का राजा जो है मूर्ख होता है इस कहानी का। तो इसके जो लेखक होंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी होंगे, ये एनसीईआरटी में अंकित है अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर जाएंगे हम। अगला प्रश्न करते हैं, कमल शब्द का लिंग क्या है? कमल, कमल इसका होगा क्या पुल्लिंग? हाँ जी पुल्लिंग होगा। अगर ये कमला हो जाए, कमला, तो तुरंत आपका लिंग चेंज हो जाएगा, कमला पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगर कमल है
अगर मेल की तरह मतलब पुरुषवाचक हो, मतलब पुरुषों जैसा हो तो पुल्लिंग पुल्लिंग होगा आपका। कमल शब्द का लिंग पुल्लिंग है। अगला, का से शुरू होने वाला संधि विच्छेद सही है। क्या का धनमल, का धन अन, का धनवी, इनमें से कोई नहीं। जो ये आपके दिए गए हैं उदाहरण संधि विच्छेद के, इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, कोई नहीं। ना तो का धन मल सही है, ना का धन अन सही है, ना का धन वी सही है। यदि सब संधि विच्छेद हो, संधि विच्छेद में दो पार्ट होते हैं, जैसे विद्या धन आलय। जैसे विद्या धन आलय है आपका, विद्या धन आलय। इसकी पहली जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है कि दो, किसी शब्द के दो पार्ट होने चाहिए। दो पार्ट हैं, एक और दो। दूसरी शब्द, ये पूर्णतया अर्थयुक्त शब्द होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। विद्या समझ में आता है, विद्या की बात की गई। आलय विद्यालय, यहां पर कोई भी सार्थक शब्द दोनों पार्ट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गया था में काल कौन सा है? गया था मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है। मैं लखनऊ गया था, मैं पंजाब गया था, मैं परसों दावत में गया था, या मैं शनिवार को क्रिकेट खेलने गया था। अगर बीता हुआ मतलब गया था, ये बीते हुए में आता है, तो आपका होगा भूतकाल। वर्तमान के लिए क्या होगा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। भविष्य के लिए क्या होगा? मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। आपका भूतकाल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निंदक नियरे राखिए पंक्ति के रचयिता कौन है? निंदक नियरे राखिए पंक्ति जो है, इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? क्या तुलसीदास हैं, क्या कबीरदास हैं, या रहीम जी हैं, या सूरदास जी हैं? अब इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। इनकी भाषा जो सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी। इनकी भाषा जो सदुक्कड़ी है, मतलब बात किसकी गई है? कबीरदास जी की गई है। कबीरदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, बहुत ही ज्ञाता थे, विद्वानी थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास के बारे में कई मत हैं। कहते ये, कुछ लोग कहते जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह से सौंदर्य का वर्णन किया है, लेखा जोखा ताना बाना बनाया सौंदर्य का, वैसा एक जन्मांध कवि नहीं कर सकता। सूरदास ने सौंदर्य का बहुत ही बखूबी वर्णन किया है, अद्वितीय वर्णन किया है। यदि वो अंधे थे तो ऐसा कैसे कर सकते थे? कुछ लोगों का ये मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि वो जन्म से अंधे थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्रजभाषा। ये ब्रजभाषा के कवि थे। इनकी जो लेखन पाठन है, जो भी रचनाएं हैं, सूर सारा वाली साहित्य जो भी है, वो सब आपको ब्रजभाषा में मिलेंगी। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही अच्छी कवित्री रही है। कि प्रसिद्ध कविता कौन सी है? क्या द्रौपदी है, मनुष्य है, मधुशाला है? नहीं, ये तीनों नहीं होंगी। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। इसकी कुछ ऐसी लाइनें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी सही जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। कभी आप पढ़िएगा झांसी की रानी की कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो वर्ण
अंकित किए हैं उनके बारे में, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार शब्दों की विशेषता को व्यक्त करना साधारणतः अलंकार कहलाता है। यदि वो अर्थ के माध्यम से व्यक्त कर रहा है तो अर्थालंकार होगा, ये शब्दों के माध्यम से कर रहा है शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के कई भेद हैं, अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, वो विस्तृत क्लास में पढ़ेंगे। सामान्यतया अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। ये समझ लीजिए, ये जो शब्दों के माध्यम से विशेषता व्यक्त करते हैं, ये अर्थ के माध्यम से विशेषता व्यक्त करते हैं। अब यह पूछा अलंकार का अर्थ क्या है? क्या भाषा है? ये तो व्याकरण के परिप्रेक्ष्य रहेगी। रस है, छंद है, सजावट। ऑप्शन है सजावट। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है सजावट है। अगला प्रश्न, नीलकंठ का विलोम क्या होगा? नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, मतलब नीला हो कंठ जिसका, यहां शिव जी की बात की गई है। नीला हो कंठ जिसका, शिव जी। नीलकंठ का अर्थ क्या होगा? नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, कंठ अर्थात शिव। नीलकंठ का, ये तो नीलकंठ शिव जी की बात की गई है। अनेक वर्णों के लिए एक वाक्य, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव जी की बात की गई है। तो शिव जी को उल्टा पूछा गया है, क्या श्वेत कंठ होगा, हरित कंठ होगा, कृष्णकंठ होगा या वर्णकंठ होगा? यदि नीलकंठ का विलोम की बात की जाए तो कृष्णकंठ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि नीलकंठ पूजा, नीलकंठ किसको कहा गया है तो याद होना चाहिए, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। शिव जी की बात की गई है इस वाक्य में। गया का संधि विच्छेद क्या है? गाधन ऐ, गाधन्या, गाधन्या, गाय धन आ, नहीं, शुद्ध जो होगा गा धन या, गया, गा धन या, गया। अब पूछा जाए कि गया स्थान कहां पर है तो बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न, अवधी किस भाषा की उपभाषा है? अवधी, अवधी ये अवध प्रांत की भाषा है। पहली बात तो अवध प्रांत की भाषा है, अवध प्रांत की भाषा है, जो लगभग आज की अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली के आसपास बोली जाती है। तो अवध जो है उपभाषा है हिंदी की। ये अवध प्रांत की विशेषकर भाषा रही है। अवध भाषा, कहाँ जात हो, खाना खायो कि नहीं, ऐसे बोलते हैं इसको। ये अवध भाषा, अवधि कहा गया इसको। ये हिंदी की उपभाषा है, हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। ये अवध प्रांत अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली आदि जिलों में बोली जाती है। कमल शब्द का लिंग क्या है? ये तो हमने आपने पढ़ ही लिया है कि कमल शब्द का जो है लिंग है वो पुल्लिंग होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले दिन एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।